Hello students, today we will start new chapter refraction of light. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले एक एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। एनर्जी जब भी किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो एनर्जी का कुछ पार्ट उसी मीडियम में सेम मीडियम में वापस चला जाता है। दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी। सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस। एनर्जी के कुछ पार्ट सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी विल गो टू द अदर मीडियम। दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। जो पार्ट एनर्जी का वापस जाता है, एनर्जी का सेम मीडियम में वापस जाना, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। सरफेस द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एंड आपका एनर्जी का एक पार्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। तो सिमिलरली लाइट का होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन। लाइट जब किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो लाइट का सेम उसी मीडियम में वापस जाना, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड लाइट का एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को 9th क्लास में आपने पढ़ लिया है। 10th में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझना है। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हेन लाइट इंसिडेंट एट एनी सरफेस, जब आपकी लाइट किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है एंड इट विल ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट हुई, उसके बाद ये दूसरे मीडियम में अगर लाइट रे जाती है तो देखिए दूसरे मीडियम में जाएगा, तो फॉर बेटर रिफ्रैक्शन बोथ मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट। So when light will go from one transparent medium to another transparent medium, then light will bend from its original path. ये लाइट रे है, इंसिडेंट हुई है, उसका ओरिजिनल पाथ ये है, ठीक है, इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए। लेकिन जब आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो इसका जो ओरिजिनल पाथ है ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। When light will bend from its original path, there will be two cases. ये आपकी इंसिडेंट रे है, जहाँ पे आपकी रे इंसिडेंट हुई है वहाँ पर हम एक सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। एंड नॉर्मल के बाद जो आपका सेकेंड मीडियम में रे मिलती है, दैट इज़ रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड incident ray is known as angle of incidence I. Angle between refracted ray and normal is known as angle of refraction R. So I is angle of incidence, R is angle of refraction. When ray will go from one medium to another medium, ठीक है, and first medium is rarer medium and second medium is denser medium. Rarer medium and denser medium means दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे। अगर दो मीडियम है, जिस मीडियम का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, दैट विल बी रेयर मीडियम। एंड दोनों को जब कंपेयर करेंगे, जिस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा दैट विल बी डेंसर मीडियम। ओके, तो जब आपकी रे और लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ऑन दैट केस द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। What is refraction of light? Refraction of light is the phenomena in which a ray of light bends from its path when it travels from one transparent medium to another transparent medium. जब आपकी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो जो इसकी रेज होती हैं वो आपके ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस रे इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. Okay, and when ray will go from rarer medium to denser medium, then this refracted ray will bend towards the normal. जब आपके रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रे जाती है तो लाइट रे क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। एंड व्हेन दिस रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, देखिए आपको डायग्राम से भी दिख रहा है, देन दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए, तो ये एंगल और ये एंगल देखिए, ये आपका आई है तो ये टोटल एंगल आई के इक्वल होगा। ये टोटल एंगल क्या होगा, आई के इक्वल होगा। तो
तो देखिए आपका आई ये पूरा वैल्यू है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक न्यू टर्म और समझिए, एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपका नेक्स्ट जो आप पेज में पढ़ेंगे उसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहीं से डेवलप्ड होता है। देखिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, रे का ओरिजिनल पाथ ये है, ठीक है, लेकिन रे अपने ओरिजिनल पाथ पर ट्रेवल ना करके ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, या फिर नॉर्मल से मान लीजिए कि दूर चली जाएगी। तो ओरिजिनल पाथ से जितना ये रे डेविएट हो गई, रिफ्रैक्टेड रे का ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन ये बेंड होकर इसका ये पाथ ये हो गया। मीन्स ये अपने ओरिजिनल पाथ से जिस एंगल पर डेविएट हुई है, ये दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहीं से डेवलप करके चलिए अपने माइंड में, तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। दिस आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक नया टर्म आया है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि रे का ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन रे क्या हो गई अपने पाथ से डेविएट हो गई है। तो जिस एंगल पर डेविएट हुई है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल। ओके, तो यहाँ से देखिए आई विल बी ग्रेटर देन आर, ये तो समझ में आ गया। यहाँ से अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन डेल की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, दिस इज डेल। तो देखिए दिस टोटल वैल्यू इज आई एंड दिस एंगल इज आर, सो डेल विल बी इक्वल टू, डेल की वैल्यू यहाँ से क्या है, डेल विल बी इक्वल टू आई माइनस आर। ये डेल प्लस आर दोनों मिला के आई के इक्वल हैं, देन डेल विल बी इक्वल टू आई माइनस आर। सो एंगल ऑफ डेविएशन डेल विल बी इक्वल टू आई माइनस आर। तो यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। जो आपकी ओरिजिनल रे थी, जो इंसिडेंट रे थी, उसका जो ओरिजिनल पाथ था, उससे जिस एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे डेविएट हुई है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल, और वहाँ से उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई माइनस आर। नाउ देखिए व्हेन रे विल गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। फर्स्ट मीडियम था हमारा रेयर टू डेंसर मीडियम, अब सेकंड केस ले रहे हैं कि अगर हमारी रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, देन रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल से दूर बेंड होती है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, and when ray will go from denser medium to rarer medium it will bend away from the normal. Now in this case this I will be less than r, angle of incidence I will be less than r। देखिए आपको क्लियरली यहाँ समझ में आ रहा है I will be less than r। तो यहाँ से अगर डेल की वैल्यू निकालना चाहे तो डेल की वैल्यू ये हो जाएगा, देन डेल विल बी इक्वल टू r माइनस आई। तो डेल की वैल्यू यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। देखिए डेल होता क्या है, डेल की वैल्यू वो होगी द एंगल बाई विच रिफ्रैक्टेड रे विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जो आपका ओरिजिनल पाथ था उससे जिस एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे डेविएट होती है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन को बुक में या कहीं पे भी इस कॉन्सेप्ट में नहीं समझाया गया है, इसका आपका वैल्यू प्रिज्म में निकालने के लिए कहा जाएगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होता है कि जो आपकी रे, जो आपको फाइनल इमर्जेंट रे मिल रही है, वो ओरिजिनल जो रे थी उसका जो ओरिजिनल पाथ है उससे किस एंगल पर डेविएट हुई है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल। ठीक है, नाउ देखिए आपकी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर नॉर्मल से दूर बेंड होगी, क्यों होती है, what is cause of this refraction? The cause of refraction is change in speed of light. When light will go from one medium to another medium, then there will be change in speed of light. आपका लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ क्या होता है, लाइट की स्पीड में चेंज आता है। लाइट की स्पीड में चेंज क्यों आएगा, क्योंकि दोनों मीडियम का डेंसिटी डिफरेंट है। जब डेंसिटी डिफरेंट है तो देखिए अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाओगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी। आप किसी खुले मैदान में आप क्या करते हो, रन करते हो, तो वहाँ पे आपके लिए रन करना इजी होता है। मीन्स आपका रेयर मीडियम में वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा रहेगा, डेंसर मीडियम में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास रहेंगे तो रे को ट्रेवल करने के लिए क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि रेयर मीडियम में आपका स्पीड लाइट का क्या होता है, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसमें देखिए मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दूर दूर है।
ज़्यादा प्लेस मिल रहा है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, तो ये ज़्यादा इजीली ट्रेवल कर पाएगा। तो रेयर मीडियम में स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए जब आपकी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो देखिए आपका इस यहाँ पे V1 में क्या है, यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा है, अब इसके बाद इसकी स्पीड कम हो गई। जब आपका डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो गया तो क्या हो गया, फिर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। और जब आपका ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया तो डेंसर मीडियम में पहले इसकी स्पीड कम थी, अब रेयर मीडियम में क्या हो गया, अब जो रेयर मीडियम में हो गया तो अब इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी सेकेंड मीडियम में। और जब इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है तो अब ये नॉर्मल से दूर बेंड होगी, ये और ज़्यादा फ्री हो गई मूव करने के लिए। तो अब इस तरह क्या हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका ज़्यादा हो गया। तो लॉजिक वही है कि क्राउडेड वाली जगह पर आपकी स्पीड कम होगी और जो आपका खुला मैदान है वहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो सेम चीज़ आपका लाइट के लिए यहाँ पर वही लॉजिक लगा है कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी एंड डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। एंड यही जो आपके स्पीड में चेंज होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बिकॉज ऑफ दैट दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया तो वेलोसिटी देखिए क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया तो अब देखिए इसकी स्पीड क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो ये स्पीड ज़्यादा हो गई तो ये नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो इसीलिए ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है व्हेन दे विल गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, दोनों मीडियम में स्पीड क्या होता है आपका लाइट का डिफरेंट होता है। नाउ दिस रेशियो ऑफ स्पीड, फर्स्ट मीडियम में क्या स्पीड है, सेकेंड मीडियम में लाइट की क्या स्पीड है, दैट इज V1/V2। हम एक कंसीडर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज V1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज V2। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2, लाइट फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम में जा रही है, इसका मीनिंग है लाइट फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम में जा रही है, ये उसको रिप्रेजेंट करने का वे होता है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। N21 or 1 and 2 is the refractive index of second medium with respect to first medium, and this will be equal to speed of light in first medium divided by speed of light in second medium। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया कि रे आपकी फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम में गई तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, एंड दिस रिफ्रैक्शन विल बी बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। Now this ratio of change in speed of light is known as refractive index of one medium with respect to another medium। कि आपका फर्स्ट मीडियम में स्पीड है V1, सेकेंड मीडियम में स्पीड है V2। ठीक है, स्पीड में चेंज होगा, और फर्स्ट मीडियम में स्पीड है V1 और सेकेंड मीडियम में स्पीड क्या है, V2। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विल बी इक्वल टू V1/V2। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Now we can find absolute refractive index of any medium। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट मीडियम लेते हैं एयर, क्या लेते हैं फर्स्ट मीडियम एयर, एंड सेकंड विल बी अदर मीडियम, चाहे आप वाटर लें या फिर ऑयल लें या फिर ग्लास लें, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो हमारा सेकेंड मीडियम होगा, एंड फर्स्ट मीडियम विल बी एयर। तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। देखिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकेंड मीडियम का, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। फर्स्ट मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, एयर, देन दिस V1 विल बी इक्वल टू C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई V मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फर्स्ट मीडियम अगर एयर है, सेकेंड मीडियम मान लीजिए कि कोई मटीरियल मीडियम है, ग्लास है, वाटर है या फिर ऑयल है। V is the speed of light in medium and C is the speed of light in air, then refractive index of medium will be equal to speed of light in air divided by speed of light in medium। अगर आपको यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, then refractive index of glass N will be equal to speed of light in air divided by speed of light in glass। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम कुछ और नए फॉर्मूले डिराइव करेंगे। हेयर रे इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, इसको कैसे आप ये रे 1 and 2 का मतलब है रे आपकी जा रही फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में। देन दिस विल बी रिफ्रैक्टिव, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to first medium means n2 by n1. n2 refractive index of second medium, n1 refractive index of first medium. 1 and 2 is equal to refractive index of second medium with respect to first medium. इसको आप कैसे पढ़ते हैं? इसका मीनिंग ये कि रे इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium. It will be equal to speed of light in first medium divided by speed of light in second medium. ओके ये ध्यान रखना है आपको. n2 by n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. वी हैव वन मोर फॉर्मूला, वेलोसिटी v इक्वल टू एफ लैम्डा. ये आपने जब ये साउंड चैप्टर हमने पहले पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इनटू वेवलेंथ ऑफ साउंड. या फिर वेव चैप्टर में वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ ऑफ वेव लैम्डा. मीन्स फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा. v equal to f lambda, then first medium, for first medium v1 will be equal to f lambda 1 and for second medium v2 will be equal to f lambda 2. आपका when light ray will travel from one medium to another medium, then their speed will change, their wavelength will also change. उनका wavelength भी, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड चेंज होता है और उसका वेवलेंथ भी चेंज होता है, बट इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी सेम. लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ चेंज होता है, वेलोसिटी स्पीड चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है. ये कई बार ये एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन लेवल में भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपका अगर वेव या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है. सो फॉर फर्स्ट मीडियम एंड फॉर सेकेंड मीडियम, फॉर बोथ मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी इज एफ. एफ को हम फ्रीक्वेंसी को एफ से इंडिकेट कर रहे हैं एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. देन v1 विल बी इक्वल टू एफ लैम्डा 1 एंड v2 विल बी इक्वल टू एफ लैम्डा 2 एंड फॉर बोथ मीडियम फ्रीक्वेंसी इज सेम. f and f will be cancel out, then this will be equal to lambda 1 by lambda 2. Means n21 equal to n2 by n1 will be equal to lambda 1 by lambda 2. तो इस तरीके से हमने इससे रिलेटेड हर एक फॉर्मूला लिख लिया है. n1 n2 equal to n21 equal to n2 by n1 means refractive index of second medium with respect to first medium will be equal to speed of light in first medium divided by speed of light in second medium and it will be equal to wavelength of light in first medium divided by wavelength of light in second medium. तो ये आपका एक वेलोसिटी के टर्म में स्पीड के टर्म में फॉर्मूला है और एक वेवलेंथ के टर्म में फॉर्मूला है. दोनों मीडियम में स्पीड और वेवलेंथ दोनों टर्म आपके चेंज होते हैं बट फ्रीक्वेंसी सेम होती है. ये आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है. इन पॉइंट्स पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. तो देखिए यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला है n2 बाई n1 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2. तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला आता है दो मीडियम्स के लिए, लैम्डा फॉर फर्स्ट मीडियम एंड फॉर सेकेंड मीडियम लैम्डा 1 n1 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 n2. कि रे आपके अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या कोई भी दो मीडियम है तो दोनों मीडियम के वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है. दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ के प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट होती है. दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है, बट वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है. सो लैम्डा 1 n1 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 n2. In next video we will discuss laws of refraction. Thank you.